Hello everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I'm Neha, your पॉलिटी टीचर. एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडियन पॉलिटी के कंटेक्स्ट में एंड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कंटेक्स्ट में भी, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट होती है ये सारी ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में सबसे हाईएस्ट मानी जाती है, इसीलिए भी ये पोस्ट हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है. इस चीज़ को डिस्कस करना, इस चीज़ को समझना, कौन कौन से आर्टिकल्स जो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, इनके क्या पावर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से वर्किंग होती है, इनका क्या इलेक्शन प्रोसेस होता है, ये सारी ही बातें हमें पता होना काफ़ी ज़रूरी हो जाती है जब हम इंडियन पॉलिटी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे यही सारी बातें. इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे वीडियो. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से. अब इंडिया के जो बहुत ही पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. अगर मैं प्रेजेंट डे के कंटेक्स्ट में बात करूं कि एट प्रेजेंट हमारे प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेजेंट में हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी. अगर हम आगे चल के बात करें कि जो प्रेसिडेंट की पोजीशन होती है वो किस तरीके की होती है, इनके हमारे यहाँ की गवर्नेंस में या फिर हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरीके के रोल्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट डिफाइंड अंडर पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ना, ये हमारी स्टेट के कंट्री के कंटेक्स्ट में बात हो रही है यहाँ पे, स्टेट की, किसी एक स्टेट की नहीं. यूजुअली जब हम पॉलिटी में टर्म स्टेट सुनते हैं तो स्टेट का मतलब होता है नेशन, हमारा देश, हमारे पूरे देश की टेरिटरी. तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वही हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, यानी कि संवैधानिक हेड होते हैं. अब अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, प्रोविजंस, आर्टिकल्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये सारी ही बातें मेंशन है अंडर आर्टिकल 5 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमें हमारे संविधान के पार्ट 5 में देखने को मिलते हैं. और अगर मैं आर्टिकल वाइज बात करना चाहूँ तो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक हमें अपने प्रेसिडेंट के सारे ही प्रोविजंस देखने को मिल जाते हैं. अभी जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इनका क्या रोल होता है, ये जो होते हैं ना हमारे देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ही फंक्शंस प्राइमरली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 53. अगर हम बात करें कि ये फंक्शन किस तरीके से करेंगे, कार्य किस तरीके से करेंगे, अपने फंक्शंस को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो अंडर आर्टिकल 53 ये बात मेंशन होती है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी अकॉर्डिंग, या फिर बोलना चाहिए उनकी एडवाइस पे अपने फंक्शंस को, अपने पावर्स को परफॉर्म करने वाले हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं और आर्टिकल 53 में और चीज़ें किस तरीके से मेंशन है, ये हम आगे चल के और डीप में डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इनके बारे में बातें हमें पार्ट 5 में देखने को मिलेंगी, फ्रॉम आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 62. आगे बात करते हैं इलेक्शन प्रोसेस. अभी जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं. सीधी सी बात है, ये जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे इनकी नॉर्मल वोटिंग तो होगी नहीं, क्योंकि ये हमारे संविधान की सबसे ऊंची पोस्ट है, सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे रिस्पेक्टेबल पोस्ट है. तो जो इनके इलेक्शंस होते हैं ये भी तो खास होंगे ना, कुछ तो अलग होगा इनके भी प्रोसेस में. चलिए देखते हैं. सो ही इज़ इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट and member of state legislative assembly through a proportional representation and single transferable vote under article 54 and 55. देखिए भाई, यहाँ पे बात कही गई है इनके इलेक्शन की, तो इलेक्शन किस तरीके से होंगे, इन्हें कोई आम जनता के लोग, सामान्य नागरिक नहीं चुनते, बल्कि सामान्य नागरिक जिन लोगों को चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं वो लोग मिलके हमारे राष्ट्रपति यानी कि हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं. अब ये जो पूरा ही इलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे पूरे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात अगर कहीं कहीं करी गई है तो वो कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55. गिव मी अ सेकंड प्लीज़. येस, लेट्स कंटिन्यू. सो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस होता है वो वर्क करता है. हमने यहाँ पे देखा कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे और MLA होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग मिलके हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे, उन्हें इलेक्ट करेंगे. अभी जो प्रोसेस होता है ना, ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा. अभी जो टर्म है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए MPs हैं और MLA हैं.
इन्होंने अपने वोट को कंटेस्ट किया। ऑफ कोर्स जब हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सामने निकल कर आते हैं जो कि इच्छा व्यक्त करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने की। तो वहाँ पे भी कंपटीशन होता है। ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही इंसान होगा उसी को वोटिंग कर दी जाएगी और वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे जिनके बीच में होगा वहाँ पे इलेक्शन। चलिए अभी के लिए मान लीजिए कि जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं एंड हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन दोनों के ही बीच में हो रहा है यहाँ पे इलेक्शन किस चीज़ का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने का। देन उस कंटेक्स्ट में हमारे जो एमपी होंगे और जो एमएलए होंगे उन्हें एक बैलेट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। उस बैलेट पेपर में जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इलेक्शन में खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के, उनके नाम लिखे जाएंगे। देन वहाँ पे उनसे बोला जाएगा कि आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग कीजिए कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देंगे, आप सेकेंड प्रेफरेंस किसे देंगे, आप थर्ड प्रेफरेंस किसे देंगे एंड आप फोर्थ प्रेफरेंस किसे देंगे। मतलब अगर आप लोगों ने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया हो तो वहाँ पे आपसे एग्ज़ाम सेंटर के लिए चॉइस फिलिंग कराई जाती है, राइट, कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा, मतलब आप आपके कौन से शहर में एग्ज़ाम देने जाना पसंद करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, ये चीज़ें आपसे भी फिल कराई जाती हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वोटिंग में भी देखने को मिलेगा। किस तरीके से, यहाँ पे आपको चारों, मान लीजिए 4 लोग खड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो उन चारों के ही लिए आपको चारों के नाम लिखे जाएंगे। देन आपको, अगर आप एमपी और एमएलए हैं तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप उन चारों में से फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देना चाहते हैं, सेकंड प्रेफरेंस किसे, थर्ड किसे एंड फोर्थ किसे। जैसे हमारे एग्ज़ाम सेंटर में होता है ना, अगर हमारे पास वाले शहर के एग्ज़ाम सेंटर्स फुल हो चुके हैं तब हमें सेकेंड प्रेफरेंस वाले जो शहर होता है वहाँ भेजा जाता है, और अगर वहाँ के भी एग्ज़ाम सेंटर्स जो हैं वो फुल हो चुके हैं तो उसके बाद किसी और जो हमने थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस पे अपना सिटी चूज़ किया होता है, हमें वहाँ का एग्ज़ाम सेंटर मिलता है। तो वैसा ही कुछ हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए मैंने वोटिंग की है यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो काफ़ी कम वोट मिले हैं जिसके कारण वो यहाँ पे कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। अब मेरा जो वोट होगा, या फिर और भी कुछ लोगों ने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वोट दिया होगा ना, तो उन सभी का वोट क्या किया जाएगा, कुछ रेशियो में बाकी के बचे हुए कैंडिडेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ताकि उनका जो वोट है वो वेस्ट ना हो और उनका वोट जो है यूज़ किया जा सके। ट्रांसफ़रेबल का मतलब क्या होता है कि हमारा जो वोट है उसे हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। मान लीजिए जिस कैंडिडेट को मैंने वोटिंग दी, जिस कैंडिडेट को मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस प्रोवाइड किया, वो कैंडिडेट हार चुका है और वो इलेक्शन से बाहर हो चुका है। देन उस कंटेक्स्ट में बाकी के जो कैंडिडेट्स बचेंगे उन कैंडिडेट्स के बीच में मेरा और मेरे जैसे कई एमपीज़ और एमएलएज़ का जो वोट होगा उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसे उनमें इक्वली या फिर जो भी रेशियो होगा, जो प्रपोर्शन होगा, उस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। देन आगे चल के भी सेम प्रोसेस होगी। तीनों में से सबसे कम वोटिंग जिसके पास होगी, सबसे कम वोट्स जिसके पास होंगे, उसे उस कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। देन अगेन उस इंसान के पास, उस कैंडिडेट के पास जितने वोट्स आए होंगे, कम जितने भी वोट्स आए हों, नंबर ऑफ़ वोट्स, उसे आगे आने वाले जो बचे हमारे 2 कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। देन उसके बाद आगे विनर तो आपको पता ही है, दोनों में से जिसके पास ज़्यादा वोटिंग होगी वो इंसान आगे चल के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का होता है हमारा इलेक्शन प्रोसेस। अब ये इलेक्शन प्रोसेस फ़िलहाल में तो मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में समझा दिया, लेकिन ये जो यहाँ पे हमारा इलेक्शन प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट का, ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव होता है, काफ़ी डिटेल्ड होता है। तो इफ़ यू वांट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स इन अ डिटेल्ड मैनर, सो यू शुड विजिट द वेबसाइट ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल्स, जहाँ पे आपको मिलेगा इंडियन पॉलिटी का डिटेल्ड कोर्स बाय मी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट द डिटेल्ड एंड इन्हेंस्ड नोट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी देयर। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो हमारे प्रेसिडेंट सर हैं उनका इलेक्शन तो हो चुका है, अब इलेक्शन के बाद उनके क्या टर्म्स होंगे एंड इलेक्शन के प्रोसेस में खड़े होने के लिए, इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उनके जो एलिजिबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होंगी, चलिए देखते हैं। पहले टर्म की यदि मैं बात करूं तो 5 साल का इनका टर्म और टेन्योर होता है। यदि कोई इंसान एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाए तो वो 5 साल तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना रहता है। अगर मैं बात करूं कि क्या ये फिर से री इलेक्ट हो सकते हैं, मान लीजिए जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हमारी रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट साहिबा हैं, ये अभी फ़िलहाल में 5 सालों के लिए इलेक्ट हुई हैं, राइट। तो क्या भविष्य में द्रौपदी मुर्मू फिर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकती हैं? तो जवाब होगा जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये चाहें तो भविष्य में फिर से प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में खड़े होकर वोट गेन करके यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट को फिर से
पा सकती हैं, फिर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकती हैं। फिर इसके बाद मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं कि भाई कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होंगी, जैसे कि अगर हम एसएससी सीजीएल देते हैं तो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता है हमारे पास, सीएचएसएल देते हैं तो हमें 12th पास होना ज़रूरी होता है। अगर आप एक इंजीनियरिंग की जॉब चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। आप अगर एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट क्लियर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो उसी तरीके की कुछ एलिजिबिलिटी हमें हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी देखने को मिलती है। वो क्या है? सबसे पहली बात तो आप एक इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। यदि आप इंडिया के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हों। फिर इसके बाद आपकी जो उम्र होती है, जो एज होती है, वो कम से कम 35 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोकसभा के एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होने चाहिए। यदि आप लोकसभा में एमपी हैं, एज अ पोजीशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोकसभा में रिसाइड करते हैं, तब तो आपके पास ये अधिकार है कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कैन नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि जब आप एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हैं, आपके पास ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रेस्टिजियस पोजीशन आ जाती है जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति ऑफ भारत के राष्ट्रपति की। देन उस कंडीशन में आप किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते, मतलब कोई अदर बिजनेस करना, कोई और ऑक्यूपेशन को चलाना, इस तरीके के काम आप नहीं कर सकते जबकि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं या फिर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आगे चल के बनने वाले हैं। फिर इसके बाद मैं बात करूंगी इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की, कि संवैधानिक इनके पास हमें कौन कौन सी शक्तियां देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी पावर्स देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें 2 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 53 एंड आर्टिकल 74। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं? अब जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ना, वही अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे यहाँ की बहुत ही मेजर और क्रूशियल पोस्ट का, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर्स हुए हमारे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के, जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट के जिनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा कराया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर को तो इलेक्शन होता है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनके तो इलेक्शन होते हैं। अब यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इलेक्शंस होते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म लिखी है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हुए मुझे एक आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं क्या उनके इलेक्शंस होते हैं या फिर उनका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन इसके बाद जो हमारे कमिंग बैक टू द प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ये यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का मतलब ही यही होता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, वही क्या करेगी, यूनियन टेरिटरीज के सारे कार्यभार को संभालेगी। आगे बात करूंगी इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में मेंशन हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 86, आर्टिकल 110, आर्टिकल 123 में। अब मैं बात करूं आर्टिकल्स के बारे में या फिर यहाँ पे जो प्रोविजंस है लेजिस्लेटिव पावर्स को लेके, वो ये हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, ये हमारे पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं, प्रोरोग्यूस कर सकते हैं या फिर डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब कभी ज़रूरत पड़े तो दोनों ही जो हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी कि हमारे राज्यसभा एंड लोकसभा, उनकी जॉइंट मीटिंग बुलाई जा सकती है इमरजेंसी के केस में, या फिर कोई विवाद चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, उसे रिजॉल्व करने के लिए हमारे श्रीमान राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो हमारी जॉइंट मीटिंग बुला के डिस्कशन कर सकते हैं। अब जॉइंट मीटिंग क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के सेशंस में या फिर आगे फ्यूचर की क्लासेस में। जॉइंट मीटिंग का मतलब बेसिकली ये होता है जब राज्यसभा एंड लोकसभा के मेंबर्स साथ में मिलकर डिस्कशंस करते हैं चीज़ों का, और उस सभा को समन कौन करने वाला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं उस मीटिंग को एड्रेस करेंगे, उस मीटिंग में प्रेजेंट रहेंगे एंड डिसीजन मेकिंग को करेंगे। और अगर उन्हें लगता है कि जो पार्लियामेंट है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या किसी भी तरीके की परेशानियाँ हमें पार्लियामेंट में देखने को मिल रही हैं, तो जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी कि भंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद एसेंट्स टू द बिल और रिटर्न्स देम फॉर रिकंसिडरेशन एक्सेप्ट फॉर मनी बिल्स।
अब जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, ये सारे ही बिल पे जब तक साइन नहीं करते, कोई भी बिल जो होता है पार्लियामेंट का वो एक एक्ट नहीं बन सकता। यदि यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है और अब वो गया है प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर्स के लिए, साइन के लिए, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो उस बिल पे साइन कर दें, या तो उन्हें लगता है कि भाई ये जो बिल इंट्रोड्यूस कराया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, इसमें कुछ करेक्शंस की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, कुछ और बदलाव करके इस बिल को और बेहतर बना सकते हैं, तो वो उस बिल को रिटर्न कर देंगे रिकन्सिडरेशन के लिए। मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट को बोला जाएगा कि आप प्लीज़ अपने इस फैसले पर, इस पूरे बिल पे फिर से विचार कीजिए, हम यहाँ पे कुछ अच्छे चेंजेस, कुछ पॉजिटिव चेंजेस इस बिल में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन लगाई गई है जो कि मनी बिल के कंटेक्स्ट में है। अगर प्रेसिडेंट के पास मनी बिल जाता है तो मनी बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को साइन करना ही पड़ता है, वो उसे रिकन्सिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आर्टिकल 123 बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री रिसेस। देखिए, अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, वो ऑर्डिनेंस मेकिंग कर सकते हैं, मतलब अपना फैसला सुना सकते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। वेट अ सेकेंड प्लीज़। येस, सो आई वॉज सेइंग इज़ दैट कि अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी केस आ जाता है या फिर कोई इमरजेंसी के सिनेरियो हो जाता है, उस कंडीशन में जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग मतलब अपना फ़ैसला सुना सकते हैं किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके। अब ये जो इनका फ़ैसला होगा उतना ही इम्पॉर्टेंट माना जाएगा जितना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, उतनी ही प्राथमिकता, उतनी ही इम्पोर्टेंस इस ऑर्डिनेंस को, इस डिसीजन को दी जाएगी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाएगा। अब इन्हें कुछ जुडिशरी पावर्स भी प्रोवाइड की गई हैं। किस तरीके से? आर्टिकल 72 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, ये डेथ पेनल्टीज़ को माफ़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मुस्लिम है, कोई भी एक क्रिमिनल है, उसे यहाँ पर डेथ पेनल्टी दे दी गई है, डेथ सेंटेंस सुनाई दिया गया है कि आपको अब हम फांसी देने वाले हैं, अब आपकी जो ज़िंदगी है हम उसे ओवर करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। देन उस कंडीशन में पूरे इंडिया में अगर किसी एक इंसान के पास ये पावर है कि वो उस क्रिमिनल की फांसी को रुकवा सकते हैं, उस डेथ सेंटेंस को रुकवा सकते हैं, तो वो पावर होती है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। और ये जो पावर है प्रेसिडेंट की, ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 72। यहाँ पे पार्डनिंग पावर दी जाती है बेसिकली प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। पार्डनिंग पावर का मतलब है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो चाहे तो किसी भी क्रिमिनल का डेथ सेंटेंस जो है उसे रुकवा सकते हैं, उसे चेंज करवा सकते हैं। फिर इसके बाद इमरजेंसी के लिए भी इन्हें कुछ पावर्स दी गई हैं कि मान लीजिए कभी देश में आपातकालीन स्थिति आ जाती है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हो रही हैं या फिर कुछ समस्या के कारण देश का माहौल ख़राब हो रहा है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कौन सी इमरजेंसी पावर्स होती हैं, ये देखते हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, ये तीनों ही आर्टिकल्स अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी की बात करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 356 जो हमारा है वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। देन इसके बाद आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। अब इसमें से तीनों आर्टिकल्स में से अगर कोई एक आर्टिकल ऐसा है जो आज तक हमारे देश में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो वो है आर्टिकल 360 यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये तीनों ही तरीके की इमरजेंसी को कौन लगा सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जब तक कि अगर प्रस्ताव तो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट रख सकती है कि हम चाहें तो नेशनल इमरजेंसी का प्रस्ताव रख रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट रूल का प्रस्ताव रख रहे हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन उसको जो फाइनल एसेंट होता है, जो फाइनल परमिशन होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों में होता है। जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे, ये चीज़ें जो हैं आगे चल के इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। फिर इसके बाद मिलिट्री के लिए भी कुछ पावर्स दी गई हैं आर्टिकल 53 में। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे एयर फोर्स और नेवी एंड हमारी इंडियन आर्मी के, तीनों के ही जो सुप्रीम कमांडर्स होते हैं ना, वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उन्हीं के पास ये अधिकार होता है कि या तो वो किसी वॉर का डिक्लेरेशन करें या फिर शांति समझौते की बात करें। अब ये जो डिक्लेरेशन होता है वॉर का या फिर शांति समझौते का, इसका जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कैसे करते हैं?
वो ये सारी ही चीज़ें डिसाइड करने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं इन्हें सजेस्ट करेंगे कि सर इस जगह पे हमें वॉर का डिक्लेरेशन कर देना चाहिए या फिर अब हमें पीस यानी कि शांति समझौता कर लेना चाहिए। तो इनकी जो एक बोलना चाहिए एडवाइस होती है उसे सुन के उसे ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करेंगे। फिर इम्पीचमेंट की बात की गई है। अब भाई जो प्रेसिडेंट है हमने इन्हें इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स प्रोवाइड की है, इतनी सारी अथॉरिटीज़ प्रोवाइड की है। इसके अलावा भी अगर कभी ये देखने को मिलता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं संविधान को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर संविधान में कही गई किसी बात का पालन नहीं कर रहे हैं, संविधान को सम्मान नहीं प्रदान कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनका इम्पीचमेंट हो सकता है। मतलब कि उन्हें यहाँ पे उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। अब इन्हें इनकी पोस्ट से हटाने का क्या प्रोसीजर होता है चलिए देखते हैं। इन्हें रिक्वायर होती है अगर मान लीजिए कभी हमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें लगता है कि जो राष्ट्रपति हैं देश के वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं या फिर संविधान को किस तरीके से भी हानि पहुंचा रहे हैं, संविधान में लिखी हुई बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, देन उस कंडीशन में जो दोनों हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है ताकि आप क्या कर सकें, इन्हें इम्पीचमेंट की प्रोसेस तक ले जा सकें और हमारे राष्ट्रपति को अपनी पोस्ट से हटा सकें। हालांकि आज तक देश में किसी भी राष्ट्रपति का, किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट जो है वो नहीं देखा गया है। भविष्य का पता नहीं, पर हाँ आज तक ऐसी कोई भी सिचुएशन हमें अपने देश में देखने को नहीं मिली है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करना चाहूँगी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेट करते हैं। The President primarily performs ceremonial duties while executive power is exercised by Prime Minister and Council of Minister। अब जो एक्चुअल पावर्स होती हैं, जो एक्चुअल फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का एक्चुअल काम क्या है, प्रेसिडेंट का जो मेजर काम होता है वो ये होता है कि जब इनके पास कोई बिल जाता है, कोई भी बोलना चाहिए किसी भी तरीके का सजेशंस जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे प्रेसिडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस चीज़ों में अग्री करना, उन चीज़ों में बोलना चाहिए एक तरीके से हामी भरना कि हाँ चलिए ठीक है आप ऐसा बोल रहे हैं हम ऐसा कर लेंगे, आपने ये बिल लाया मैंने इस बिल में साइन कर दिया और अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँ तो इसको सिर्फ रिकन्सिडरेशन के लिए दे सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता कि आपका ये जो बिल है ये बिल गलत है, मैं इस पर कभी साइन नहीं करूँगा, जी नहीं। इस तरीके के कोई डिसीजन मेकिंग हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ रहते हैं तो वो रहते हैं राष्ट्रपति भवन में, जो कि आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इनका जो घर है वो दिल्ली में ही क्यों बनाया गया, क्योंकि दिल्ली जो है हमारा कैपिटल ऑफ कंट्री है, कैपिटल ऑफ इंडिया है एंड जो कि एक तरीके से यूनिटी को यानी कि एकता को सिंबलाइज करता है। उम्मीद करती हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने आज डिस्कस किए आप सभी को समझ में आए होंगे, लेकिन यू कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ कंप्लीट डिस्कशन ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग डिस्कस करने बाकी हैं। सो इफ़ यू वांट टू डिस्कस ऑल दोज टॉपिक्स विद मी देन यू शुड डेफिनेटली विजिट द वेबसाइट ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल्स, जहाँ पे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में सारी ही इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे एंड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हैं उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट निमोनिक टेक्निक्स के साथ, ट्रिक्स के साथ लर्न करेंगे ताकि आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए और बहुत आसानी से लर्न हो जाए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।